नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद के अंतर्गत हम उनके उपन्यास रंगभूमि को पढ़ रहे थे। पूर्व में हम रंगभूमि की कथासार या कथा वस्तु एवं नायक की चारित्रिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से रंगभूमि की समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं उपन्यास की समीक्षा। उपन्यास को के जिन 6 तत्व माने गए हैं उसमें सर्वप्रथम आता है कथानक, पात्र एवं इसके अतिरिक्त पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य आदि आते हैं। आज हम कथानक एवं पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से इसकी समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं कथानक। रंगभूमि प्रेमचंद जी का सबसे बृहद आकार उपन्यास है। उपन्यास का मुख्य मंच काशी के पास पांडेपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती है, पर उसके कुछ दृश्य बनारस, उदयपुर रियासत और भीलों की एक बस्ती में भी घटित होते हैं। रंगभूमि का संपूर्ण ढांचा शहर के व्यवसायी जॉन सेवक द्वारा अपनी सिगरेट के कारखाने के लिए पांडुपुर में सूरदास की जमीन हथियाने के सफल प्रयत्नों और उस अन्याय के प्रतिकार में गांव के अंधे सूरदास के असफल सत्याग्रह के आधार पर निर्मित किया गया है। इस दृष्टि से हम देखें तो यह सबसे बड़े आकार का उपन्यास है। चरित्रों का चुनाव किया गया है। नायक अति सामान्य है, गरीब और एक अंधा भिखारी सूरदास। लीक से हटकर नायक के कई गुणों का अभाव हमें इसमें दिखाई देता है। नायिका नहीं है क्योंकि नायक की पत्नी ही नहीं है। सबसे महत्व रखने वाला सशक्त पात्र के रूप में सूरदास ही नायक बनकर हमारे सामने आता है। इस उपन्यास के कथानक में 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया है, उच्च वर्ग और निचला गरीब वर्ग, और साथ ही यथार्थ के पूर्ण दर्शन भी इसमें देखने को मिलते हैं। कथानक सुगठित न रहकर कहीं कहीं शिथिल भी दिखाई देता है। सूरदास की मुख्य कथा के साथ साथ जॉन सेवक की कहानी भी चलती है। इसके अतिरिक्त रानी जहानवी, उनके बेटे विनय सिंह तथा सोफिया की प्रेम कथा भी एक और आगे बढ़ती है। पाठकों के मन को केवल सूरदास और सिगरेट का कारखाना इन पर एकाग्र नहीं बनने दिया जाता। प्रेमचंद जी ने इसमें अत्यधिक आदर्श या उच्च कोटि का आदर्श दिखाने के साथ साथ अनेक कल्पनाएं भी की है। पाठक कथा का अंत जो है वो दुखांत है। पाठक सूरदास के प्रति हमदर्द बनकर ही उपन्यास छोड़ते हैं। पराजय में नैतिक विजय दिखाकर गांधी जी के विचारों का प्रभाव हमें रंगभूमि की कथा में देखने को मिलता है। एक प्रकार से इस उपन्यास में वर्णित विषय को कथानक में स्थान देकर प्रेमचंद जी ने कारखानेदारी या औद्योगिक क्रांति के खिलाफ नहीं बल्कि एक दृष्टा समाज सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नैतिकता के उच्च रूप, उच्च आदर्शों को कथानक में ठोस और स्पष्ट रूप में पेश किया गया है। और जैसा कि कथा का अंत दुखांत है, यह शोकांत है, परंतु कथानक का यह अंत भी परिणामकारकता को ही बढ़ाता है। अब हम देखते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि रंगभूमि प्रेमचंद जी का एक बृहद आकार उपन्यास है, इसलिए हम देखते हैं कि इसमें प्रेमचंद जी ने अनेकानेक पात्र शामिल किए हैं और प्रेमचंद जी हर पात्र का परिचय अपनी चित्रात्मक शैली में इस प्रकार देते हैं ताकि पाठक उपन्यास के हर पात्र से भली भांति परिचित हो सके। तो मुख्य पात्र के रूप में हम नायक सूरदास को ही लेते हैं।
पांडेपुर बस्ती में एक अंधा चमार रहता है। सूरदास उसका बना बनाया नाम है और भीख मांगना उसका बना बनाया काम है। सूरदास एक क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति है। और आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि सूरदास था तो दुबला पतला, पर उसकी हड्डियां लोहे की थी। बादल, बूंदी, सर्दी, गर्मी आदि सहन करते करते उसके अंग ठोस हो गए थे। इस शांत जीवन में अचानक एक दिन तूफान आता है और इस तूफान से जूझते हुए इस छोटे सूरदास की एक महान प्रतिमा बन जाती है। यह जीवन को रंग भूमि मानता है, इस पर अपना खेल खेलता है, संघर्ष में कई बार हारता है, परंतु उसकी निगाह हर बार सिर्फ जीत पर ही रहती है। सूरदास के पास बाप दादाओं की थोड़ी जमीन खाली पड़ी थी और जॉन सेवक इस जमीन पर सिगरेट का कारखाना लगाना चाहता है, परंतु सूरदास जमीन बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी धारणा है कि बाप दादाओं की जमीन बेचने का उसे कोई अधिकार नहीं, बल्कि उसे उस जमीन की रक्षा करनी चाहिए। ईश्वर भजन में लवलीन रहने वाला सूरदास अपनी भूमि के लिए अहिंसक संघर्ष की भूमिका में उतरता है और किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से नहीं, बल्कि धन के पीछे पागल होने वाले पूंजीवादी वर्ग को अनैतिकता से बचाने के लिए और केंद्रीकरण की ओर उन्मुख औद्योगिक अभियान और तत्जनित दुष्परिणामों से ग्रामीण जनता की रक्षा करने के लिए आता है। सूरदास के मन में निजी स्वार्थ का लेश भी नहीं है। खाली पड़ी जमीन से उसे कोई लाभ नहीं है, बल्कि वह आसपास के जानवरों को चरने के लिए जगह ही उपलब्ध होती है, इसी में उसे संतोष है। कारखाने के निर्माण से होने वाले दुष्परिणाम व्यक्तिगत उसे उतनी हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं जितने कि बस्ती वालों को। फिर भी सबसे प्रखर विरोध सूरदास ही करता है। वह यह भी जानता है कि उसके सामने जो प्रतिस्पर्धी है वह उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, परंतु उसमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति प्रबल है। अन्याय फिर वह किसी पर भी हो, वह चुपचाप सहन नहीं करता। प्रेमचंद जी ने उपन्यास के आरंभ में ही उसका वर्णन किया है। सूरदास एक क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति, बाह्य दृष्टि बंद है और अंतर्दृष्टि खुली। यह बहुत बड़ी बात है कि उसकी अंतर्दृष्टि खुली है, जिसके कारण वह अपने बजाय दूसरों के हित की बात सोचता है। समीक्षकों के अनुसार वस्तुतः गांधी जी का साहित्यिक संस्करण है सूरदास। गांधीवाद के प्रति प्रेमचंद जी की गहन आस्था का सबसे अधिक एहसास हमें उनके उपन्यास रंगभूमि में ही होता है। सूरदास का पवित्र व्यक्तित्व गांधीवादी शील विषयक तत्वों से अनुप्राणित है। सूरदास जॉन सेवक और भैरव जैसे शत्रु के प्रति भी निर्विकार भाव रखता है। साम दाम दंड भेद के उपायों को अवहेलित करता वह सत्याग्रह पर ही अड़िग रहता है। वह इस संघर्ष में पराजित होता है, किंतु आत्मिक दृष्टि से पराजित नहीं होता। लेनिन ने कहा था कि पूरी शक्ति के साथ खेली लड़ाई के बाद यदि पराजय होती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आसानी से प्राप्त विजय। सूरदास की विजय इसी प्रकार की थी। उसी का कहना है कि हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम लेने दो, हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक दिन जीत जरूर होगी। इसके अतिरिक्त अमृत राय ने भी सूरदास के चरित्र में प्रेमचंद और गांधी जी की छवि एक साथ देखी है। उनका कहना है कि सूरदास का सीधा सादा, सरल, निष्पृह, निर्भीक रूप प्रेमचंद जी का अपना है, तो उनका उदात्त स्वरूप जो है वो गांधी जी का है। मुख्य पात्र या नायक सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अपने पूर्व व्याख्यान नायक की चारित्रिक विशेषताओं में भी कर चुके हैं। सूरदास के अतिरिक्त अन्य पात्रों में आते हैं विनय सिंह। विनय सिंह कुंवर भगत सिंह और रानी जाह्नवी का इकलौता पुत्र है। जाह्नवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े तप किए हैं। वह चाहती थी कि उसे अभिमन्यु, दुर्गादास और प्रताप की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। इसलिए उसने विनय सिंह को बचपन से ही धार्मिक कथाओं की शिक्षा दी है।
उसने उसका लालन पालन राजकुमार की तरह न कर एक सैनिक की भांति किया है। और 10 साल की आयु के बाद विनय संघ ने डॉक्टर गांगुली से शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर गांगुली से शिक्षा प्राप्त की है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अलावा उसे यूरोप की प्रधान भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान है। संगीत कला में भी वे निपुण हैं। बचपन से मिले हुए इस संस्कारों के कारण वे राजघराने से संबंधित होते हुए भी एक योगी की तरह जीवन बिताना पसंद करता है। साग भाजी का भोजन और कंबल पर शयन, यही उसका जीवन क्रम है। विनय के पिता कुंवर भरत सिंह पहले भोग विलासी जीवन बिता चुके हैं, परंतु अब पुत्र के विरक्त जीवन से उनमें भी परिवर्तन आया है। उन्होंने अपना विलासी जीवन, ऐशो आराम, शिकार पर जाना आदि सभी आदतें त्याग दी है। समाज सेवा के लिए विनय ने अपने पिता के सहकार्य से एक सेवा समिति की स्थापना भी की है। प्रेमचंद जी ने विनय का जो स्वरूप और चरित्र हमें देखने को मिलता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि विनय का यह योगी और विरक्त रूप उसका स्वयं का न होकर उसकी माता जाह्नवी ने उस पर थोपा हुआ है। अपने जीवन के सुनिश्चित लक्ष्य पर दृढ़ दृष्टि रखता हुआ कोई विरक्त योगी एक युवती के कारण तुरंत ही विचलित नहीं हो सकता, परंतु विनय किसी भी सामान्य आम युवक की भांति सोफिया से मिलते ही प्रेम विहल हो जाता है। जसवंत नगर के कारावास से वीरपाल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इस तरह भागना उसे मंजूर नहीं होता। उसी प्रकार वह सोफिया के साथ भी नहीं जाता, परंतु नायक राम पंड्या से अपनी माता की बीमारी और विकल अवस्था का समाचार सुनकर वह बालक की तरह रो पड़ता है और नायक राम के साथ जेल से तुरंत भाग जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसे खबर मिलती है कि मिस्टर क्लार्क पर लोग क्रुद्ध होकर उनके बंगले पर मोर्चा ले जा रहे हैं, तो मिस्टर क्लार्क के साथ सोफिया के कारण सोफिया की जान को भी खतरा है। यह सोचकर वह क्लार्क के बंगले की तरफ दौड़ने लगता है। वहाँ सोफिया लोगों से शांत होकर चले जाने का आह्वान करती है, मगर उसी वक्त कहीं से एक पत्थर आता है और वह घायल हो जाती है। यह देखते ही विनय भावावेश में आकर विद्रोही नेता वीरपाल पर गोली चलाता है, जिससे सब मामला बिगड़ जाता है। भगदड़ मचती है, गोलियां चलती है और कई निरपराध जाने भी चली जाती है। इस तरह पहले का वर्णित किया हुआ गंभीर और विरक्त योगी कहीं पर भी नजर नहीं आता। उदयपुर से वापस घर आते वक्त सोफिया और विनय भीलों की बस्ती पर साल भर रहते हैं और कसौटी की क्षणों में विनय भावनाओं में, विकारों में बहता हुआ नजर आता है। उपन्यास के अंत में भी सूरदास को गोली लग जाने पर लोगों में भगदड़ मच जाती है। विनय लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, परंतु क्रोधित भीड़ उसी पर ताने कसने लगती है। लोगों के इन तानों से विकल होकर अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी सब भूलकर वह आत्महत्या कर लेता है। एक जिम्मेदार नेता और समाज सेवी इस दृष्टि से उसकी आत्महत्या भावावेश में की गई उसकी एक बड़ी गलती है। विनय का चरित्र दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वह एक भावुक, समर्पित, प्रेमी, मातृभक्त एवं संवेदनशील सच्चे युवक का है, जो धरती से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। विनय के अतिरिक्त इसमें मिस्टर जॉन सेवक का चरित्र भी उभर कर आया है। मिस्टर जॉन सेवक एक क्रिश्चियन उद्योगपति है, जो अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और वृद्ध पिता के साथ रहते हैं। उनकी चमड़े की आड़त है और शहर में सभी धनिकों और शासकीय अधिकारी वर्ग से उन्होंने मित्रता के संबंध जोड़ रखे हैं। चमड़े के गोदाम के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है, इस पर वह सिगरेट का कारखाना खोलना चाहते हैं और रंगभूमि का महाभारत इसी जमीन के मुद्दे पर होता है। कहा जाए तो मिस्टर जॉन सेवक ही इस समस्या की जड़ है। सिगरेट का कारखाना खोलने में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आती है। इस कारखाने के लिए आवश्यक ज्ञान पाने के लिए उन्होंने अपने बेटे प्रभु सेवक को विलायत भेजा था, परंतु आगे चलकर बेटा भी उनका साथ छोड़कर विनय सिंह की सेवा समिति में दाखिल हो जाता है।
लेकिन जॉन सेवक एक ऐसा व्यक्तित्व प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है जो किसी भी प्रतिकूलता से डरता नहीं है। अपना मकसद हासिल करने के लिए वह हर संभव कोशिश करता है और अंततः कारखाने की ज़मीन और बस्ती की ज़मीन दोनों हासिल करने में सफल हो जाता है। प्रेमचंद जी की यह विशेषता है कि वह पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय किसी पर भी अन्याय नहीं करते। खलनायक की भी सद्वृत्ति की या अच्छाई की झांकी हमें जरूर दिखाते हैं। वास्तव में हर एक व्यक्ति गुण और दोषों से युक्त होता है, सिर्फ गुण या केवल दोष किसी में नहीं होते। प्रेमचंद जी भी हर एक पात्र की काली और उजली दोनों भूमिकाएं दिखाते हैं। यही कारण है कि उपन्यास के अंत में भी जॉन सेवक सूरदास से मिलने अस्पताल जाते हैं। अब वह सूरदास की महानता समझ गए हैं, अतः अपने गुनाहों की स्वीकृति भी देते हैं और सूरदास से क्षमा भी मांगते हैं। उससे कहते हैं, लोक मत के अनुसार मैं जीता और तुम हारे, पर मैं जीत कर भी दुखी हूँ और तुम हार कर भी सुखी हो। उपन्यास के आरंभ में सूरदास को भीख मांगते देखकर जॉन सेवक कहते हैं, जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात न हो, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियाँ भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना ले, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। जॉन सेवक के भारतीयों पर कसे हुए इस व्यंग्य के द्वारा प्रेमचंद जी बहुत बड़ी बात किए गई हैं। इन पुरुष पात्रों के अतिरिक्त कुछ नारी पात्र भी इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्वप्रमुख है सोफिया। सोफिया जॉन सेवक की बेटी है। वह एक क्रिश्चियन अमीर परिवार की इकलौती बेटी है। लेखक ने उसका रूप गुण वर्णन प्रारंभ में किया है। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंच भूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हो। सिर से पांव तक चेतन ही चेतन थी, जड़ का कहीं आभास तक न था। सोफिया का युवावस्था में ही दर्शन अध्ययन का विशेष लगाव का विषय रहा है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती है, पर धर्म तत्वों को भी बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण है और जब तक तर्क बुद्धि भी स्वीकार न करे, वह केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को नहीं मान सकती थी। इस विषय का शंका समाधान वह अपने भाई प्रभु सेवक से चर्चा करके किया करती थी। धार्मिक सिद्धांतों के विषय में संदेह उठाने की इस आदत से उसकी माँ मिसेस सेवक से ठन जाती थी। मिसेस सेवक को उसकी तर्क की कसौटी की बात बिल्कुल नहीं जचती थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी उसके बताए रास्ते पर श्रद्धा से चले। माँ बेटी होते भी दोनों के आचार विचार में जमीन आसमान का फर्क है। माँ की जली कटी बातें सुनकर सोफिया अपमानित होती है और घर छोड़कर चली जाती है और वहीं संयोगवश एक दुर्घटना में विनय सिंह को बचाती है और उसे बचाते हुए खुद भी झुलस जाती है। जिस युवक से उसने बचाया था, उस विनय से जब उसका परिचय होता है तो दोनों का एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सोफिया को विनय के घर से लगा हो जाता है। जो प्यार उसने अपने माँ बाप से नहीं पाया, वह प्यार उसे विनय के माँ बाप जाह्नवी देवी और कुंवर भंवर सिंह से मिलता है। सोफिया विनय के संयम, त्याग और सेवा वृत्ति से मोहित हो जाती है और विनय उसकी विचारशीलता का भक्त हो जाता है। सोफिया जानती है कि धर्म की भिन्नता के कारण उन दोनों की प्रेम पूर्ति नहीं हो सकती, अतः वह अपने घर चली जाती है। सोफिया के माँ बाप के मन में उनकी शादी मिस्टर क्लार्क से करनी है, लेकिन सोफिया का मन क्लार्क जैसे आदमी का स्वीकार कभी नहीं कर सकता। वह मन ही मन विनय से बहुत प्यार करती है और उस प्यार के लिए वह मिस्टर क्लार्क के साथ उदयपुर जाने का नाटक रचती है। वहां जाकर क्लार्क के नाम का फायदा उठाकर विनय को जेल से छुड़वाना चाहती है। विनय को छुड़ाने के लिए उसने प्रयत्न किए। विनय के प्रति अटल निष्ठा ही सिद्ध करते हैं, लेकिन जब विनय कुछ निर्णय गलत ले जाते हैं तो वह उसकी भर्त्सना भी करती है और उसका उपहास भी करती है। वह विनय के प्रेम में अंधी नहीं बनती, अपितु अपनी प्रेमी की भी आंखें खोल देती है और उसे सत्य का मार्ग दिखलाती है।
विनय के साथ भी लोगों की बस्ती पर रहते भी विवेक संयम का मार्ग नहीं छोड़ती। सोफिया कभी ऊंच नीच या जाति पाति का भेद नहीं करती। अंधे भिखारी सूरदास से भी वह बड़े अपनेपन से मिलती है। रास्ते पर मिला सूरदास भी बातचीत के दौरान उसे ज्ञानी पुरुष, पूरा फिलोसफर मालूम होता है। उपन्यास के अंत में भी वह सूरदास के घायल हो जाने पर अस्पताल में निर्जल निराहार अवस्था में उसकी सेवा करती है। विनय के आत्मार्पण के बाद बहुत से सोच विचार कर वह भी आत्महत्या करके विनय से मिलने चली जाती है। प्रेमचंद जी अपनी इस क्रिश्चियन धर्मीय नायिका सोफिया का चरित्र बुद्धिवादी और मानवतावादी रंगों से सजाया है, जो पाठकों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। सोफिया के अतिरिक्त रानी जाह्नवी और सुभावी वेश के नारी पात्रों में आते हैं। रानी जाह्नवी कुंवर भंवर सिंह की पत्नी और एक अत्यंत महत्वाकांक्षी स्त्री है। अपने पुत्र को अभिमन्यु दुर्गादास और प्रताप की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करने वाला महापुरुष बनाना चाहती है। रानी होकर भी अपने बेटों को बचपन से कठिनाइयों का अभ्यास कराती है। उसने अपने बेटे को 10 वर्ष तक केवल धार्मिक कथाओं द्वारा शिक्षा दी है। जाह्नवी को अपने संस्कारों पर पूरा गर्व है। वह बड़ी तेजस्विता से अपने आत्मगौरव का कथन सोफिया से करती है, किंतु जब उसे सोफिया और विनय सिंह के एक दूसरे से प्यार करते हैं बात मालूम होती है तो सोफिया से नाराज ही नहीं क्रोधित भी हो जाती है। उदयपुर में जेल से भागने के बाद सोफिया की जान बचाने की हड़बड़ी में विनय सिंह से गलती हो जाती है। वह वीरवाल पर गोली चलाता है, जिससे भीड़ आपे के बाहर हो जाती है। बंदूकें चलती है और कई निरपराध जाने चली जाती है। समाचार सुनकर जाह्नवी विनय सिंह को एक पत्र लिखती है। उस पत्र से वह पराक्रमी माता नहीं विक्षिप्त ही लगती है। वह लिखती है कि संतान से भी आत्मगौरव उसके लिए अहम है। तब विनय को वह आदेश देती है कि अपने जीवन की क्रूर लीला को समाप्त करो। आम जनता भावावेश में अपने नेता पर कोई आरोप लगाए तो हम उनकी भाव स्थिति समझ सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष माता ने ही अपनी संतान के प्रति सत्य असत्य की परीक्षा के बिना इस तरह सजा फरमाए देना उचित नहीं लगता। शायद प्रेमचंद जी जाह्नवी में देश के प्रति उच्च प्रेम और बलिदान की तीव्र भावना दिखाना चाहते थे। उपन्यास के अंत में लिखते हैं कि कुंवर विनय सिंह की मृत्यु के पश्चात रानी जाह्नवी का उत्साह दुगना हो गया। अपनी धन संपत्ति सेवक दल को अर्पित कर तपस्विनी के वेश में वह कर्मशील हो गई। इसके अतिरिक्त सुभागी का चरित्र एक आम स्त्री का प्रतिनिधिक चरित्र है। सुभागी ताड़ी बेचने वाले भैरव की पत्नी है। दिन भर उसे उसकी सास सताती है। उसे रात में नशा किए हुए पति को पीटना शुरू कर देता है। सुभागी स्वभाव से थोड़ी मुंहफट है, जिससे रोज उसके दंड में वृद्धि होती रहती है। एक रात घर में प्याज न होने के कारण भैरव उसे पीटने लगता है और वह खुद की रक्षा करने के लिए पास पड़ोस में मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। अंततः वह सूरदास के झोंपड़े में घुस जाती है। सूरदास अपने दयाशील स्वभाव के कारण से झोंपड़े में आश्रय देता है और खुद बाहर सोने चला जाता है। सुभागी को सूरदास से स्नेह हो जाता है। इसी कारण वे कभी उसके झोंपड़े में झाड़ू लगा जाती है तो कभी खाने की चीजें रख जाती है। लेकिन उसका सूरदास से मिलना उसके पति को अच्छा नहीं लगता। उसके मन में इन दोनों के बारे में संदेह पैदा होता है और एक रात वह सूरदास की झोंपड़ी को जला देता है। उस वक्त वह सूरदास ने पैसे जमा की पोटली भी चुरा लाता है। सुभागी ये जान जाती है और बड़ी चालाकी से पैसे की पोटली भैरव से चुराकर सूरदास को लाकर दे देती है। लेकिन सुभागी का तो नसीब ही खोटा है। जिस सूरदास के लिए इतना जोखिम उठाती है, वही सूरदास उस पोटली को वापस भैरव को दे देता है और सुभागी का नाम भी बता देता है। अब सुभागी को अब भैरव के घर रहना मुश्किल हो जाता है। वह फिर से सूरदास के घर आकर रहने लगती है। लेकिन जब वह जान जाती है कि उसका पति सूरदास उस पर कोर्ट केस करने वाला है
वह सूरदास से दूर जाना चाहती है। वह अपने कारण सूरदास की बदनामी हो या उसे सजा भरनी पड़े यह उसे मंजूर नहीं है। लेकिन सूरदास भी जानते हैं कि एक अबला के घर से बाहर करने पर क्या दुर्गति होती है, इसलिए वह उसे कहीं भी जाने नहीं देता। सुभागी कोर्ट में भी निडर होकर अपने पति की मारपीट की बात कहती है और उसके पास न रहने की बात भी कहती है। बाद में भैरव सूरदास की महानता जान जाता है। उसके कहने पर अपना ताड़ी बेचने का धंधा छोड़कर लकड़ी का धंधा शुरू कर देता है। उसमें आया परिवर्तन देखकर सुभागी भी अपना मन बदल लेती है और भैरव के घर चली जाती है। फिर से पति के पास जाने पर भी वह सूरदास की मदद करती रहती है। उसके बीमार होने पर वह दिन भर उसकी सेवा करती है। फर्क इतना ही होता है कि उसके साथ उसका पति भी अब सूरदास की सेवा करता है। सूरदास को गोली लगने पर उसके अस्पताल में भैरव और सुभागी दोनों सेवा करती हैं। इस प्रकार एक निम्न स्तर की स्त्री जिसकी जिंदगी पशु से भी बदतर थी, संघर्ष कर अपना अधिकार पा लेती है। उसकी निर्भयता में ही उसका यश समाया हुआ है। इस दृष्टि से हम देखें तो प्रेमचंद जी ने मुख्य पात्र सूरदास के अतिरिक्त अन्य पात्रों कुंवर विनय सिंह, जॉन सेवक और नारी पात्रों में सोफिया, जाह्नवी और सुभागी का चरित्र चित्रण भी किया है। और रंगभूमि के मुख्य पात्र सूरदास का परिचय देते हुए तो लिखते हैं कि बस्ती में एक अंधा चमार रहता है जिसे लोग सूरदास कहते हैं। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। आगे चलकर उपन्यास की नायिका मिस सोफिया का वर्णन भी कुछ वह इसी तरह से करते हैं। कुंवर साहब का रूप वर्णन भी सोफिया की दृष्टि से ही किया है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने पात्रों का चित्र शैली में जो वर्णन करते हुए पाठक के सामने पात्रों को सजीव रूप में प्रस्तुत कर दिया है और यही जो है वो प्रेमचंद जी के पात्र एवं चरित्र चित्रण की विशेषता दिखाई देती है। जहाँ पात्र एवं चरित्र चित्रण की विशेषता दिखाई जाती है, हर एक पात्र की भाषा, उसका सामाजिक स्तर, उसकी शिक्षा के अनुरूप ही वह उस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस दृष्टि से प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास जो है वह सर्वथा सटीक बैठता है। धन्यवाद।